देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल आज जा रही होगी आपको। हम बात कर रहे हैं सैलरी चैप्टर का, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात कर रहे हैं। अगले साल से देखो तो अगर सैलरी की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उसकी सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी, उसमें हमने बताया आपको सबसे पहले मिलता है बेसिक पे। बेसिक मतलब कि सैलरी जो मिल रही है उसको सारी बात हुई है, तो 20,000 एज्यूम किया हमने, 20,000 मिलता होगा इंटू 12 क्योंकि हमने क्या किया एक साल का हमको निकालना है, इंटू 12 करो 2,40,000 आ गया। उसके बाद क्या मिल सकता है एज ए एम्प्लॉय की बात करें, क्या क्या एम्प्लॉय को मिल सकता है ये हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें डीए की उसको, तो डीए क्या है, मान लिया मुझे मिलता है 4,000 पर मंथ, इंटू 12 कर दो कितना हो गया, यानी सब कुछ को हमको 12 महीने में ले आना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे सामने। और क्या 48,000। हाँ उसके बाद अब उसको मिलता है कुछ उसको मिलते हैं अलाउंसेस, अलग से जो होते हैं ये के बाद भी कुछ अलाउंसेस और भी उसको मिलते हैं, ठीक है ना। ये अलाउंसेस क्या होते हैं सर, हिंदी में इसको बोलते हैं भत्ता, हिंदी बोलते हैं क्या भत्ता। एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस मिलता है जो कि मनी फॉर्म मिलता है, और क्या मिलता है इसके साथ साथ कुछ आपको मिलता है परक्यूजिट, इसको हिंदी में बोलते हैं सुविधाएं, परक्यूजिट हिंदी में बोलते हैं उसको सुविधाएं, ठीक है। उसके बाद और भी होता है, कुछ मिलता है लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक। इतनी चीजें मिलने के बाद यहाँ कुछ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, और सब मिलने के बाद इसको आप जोड़ेंगे आप ना, तो ये आती है आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या आएगी इसको बोल सकते हैं हम लोग टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम। इसमें कॉस्ट इसको करता हूं क्या प्रॉफिट इन वैल्यू ऑफ सैलरी होते हैं। हाँ उसी में ले लेंगे हम लोग, इसमें जब अलाउंस देंगे ना उसमें ले सकते हैं आप लोग, कॉस्ट लेंगे और पर की बात सर जैसे जब यहाँ बेसिक लेंगे यहाँ पर ना, तो प्रॉफिट व्यू और सैलरी भी यही ले लेंगे। क्या है प्रॉफिट, क्या है सैलरी के अलावा कुछ ब्लैक दिया आपको तो अलग से। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं अगर, तो अगर बेसिक पे दे दिया इन्होंने, उसके बाद डीए दिया, अलाउंसेस दिया, अब इस अलाउंसेस में बहुत चीजें आती हैं, ठीक है ना। अब तुमको समझना होगा अलाउंसेस जब भी रहेगा बहुत सारा आइटम इसमें रहता है, तो एक आइटम ही रहता है इसमें, अलाउंसेस रहेगा ऑलवेज इन कैश, ये क्या रहेगा हमेशा कैश फॉर्म में रहेगा, और जो सुविधाएं होंगी ये ऑलवेज पहचानने के लिए क्वेश्चन लगाते वक्त हम पहचानेंगे कैसे कि कब हमारा अलाउंसेस है और क्या चीज हमारा ये कैश और बैंक दोनों हो सकती है किसमें। हाँ लेकिन फिलहाल हम क्या मानते हैं बच्चों, तो मेरे हाथ में कैश नहीं आया, कैश होगा अभी तो किसी को रिवर्स किया जा रहा होगा, मेरे हाथ नहीं आ रहा है ना, तो किसको बोलते हैं क्या इन काइंड्स, ठीक। अगर कैश नहीं होगा तो मेरे हाथ में कैसे मिलेगा, वो रिवर्स किया जाएगा किसी चीज के लिए। अब जितनी भी चीजें आपको कैश फॉर्म सुविधाएं मिल रही है, जैसे मिला आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल गया, चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन का अलाउंस मिल गया, या कन्वीनियंस अलाउंस मिल गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे सैलरी के अलावा आपको अलग से अलाउंस मिल जाती है, बहुत सारे अलाउंस होते हैं, वो सारे अलाउंस आप लेंगे अगर तो आप इस सब आपके हाथ में टैक्स होती है, कुछ कुछ एग्जाम्पशन भी होती है, इसमें ट्राइबल एरिया अलाउंस भी आ सकता है, और एजुकेशन अलाउंस आपको मिल सकता है, और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है, घर रहने की सुविधा मिलती है, तो अलग हाँ कन्वीनियंस अलाउंस मिल सकता है, और अगर सारे अलाउंस मिलते जाएंगे आप सबको यहाँ लिखते जाएंगे। क्या होगा रेंट फ्री जो होगा, फर्निश्ड हाउस मिल सकता है आपको, या रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मिल सकता है आपको, ठीक है, या क्लब की सुविधा मिल सकती है, वो स्वीपर गार्डनर कुछ मिल सकता है, तो सारी सुविधाएं जो मिलती जाती हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिजली सब कुछ मिल जाता है, इस सुविधाओं में आ जाता है, उसको पैसा नहीं होता है, अलग से मिल जाती है वैल्यू हमको सैलरी के अलावा, वो भी हम कुछ हद तक हमें छूट मिलती है, बाकी हमारे हैंड में टैक्सेबिलिटी उसकी होती है, उन सबको जोड़े तो फाइनली जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या। अच्छा ये क्या हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट होता है तो क्या मिलता है लिव इन कैशमेंट मिलता है, ठीक है ना, लिव इन कैशमेंट, और उसके बाद ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी और पेंशन मिलता है, ठीक है ना। तो लिविंग कैशमेंट मिला, ग्रेच्युटी पेंशन मतलब ये सब कब मिलता है रिटायरमेंट समय में मिलता है, तो उस समय जिस साइड होगा उस साइड से इनकम जरूर की जाएगी कैलकुलेट, लेकिन उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलेगी आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट को भी क्या होगा उसमें कुछ छूट मिल जाएगा, एग्जम्पशन होगा और बाकी टैक्सेबल होगा।
फॉर्मेट तो सिस्टम समझ में आ गया, यानी हमको अगर सैलरी मिलता है, डीए मिलता है, वगैरह वगैरह अलाउंसेस मिलते हैं या फिर सुविधाएं मिलती हैं या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, सब हमारे हैंड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसको बनाते हैं, बना लेना, मिटाएंगे। ये सब हमारे हैंड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और इस सभी में कुछ ना कुछ हमको एग्जम्पशन भी मिलेगा, सभी में कुछ ना कुछ छूट भी हमको मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या छूट होगा, क्या प्रोविजन उसका होगा, सारा हम लोग भी पढ़ेंगे, एक एक चीज हम लोग समझेंगे, विस्तार से हम लोग देखेंगे कि एक एक में कैसे कैसे क्या क्या छूट मिल जाएगी, और उन सब के हिसाब से मेरा क्या होगा, टैक्सेबिलिटी तैयार होगी हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चीज कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में दिया रहेगा इतने रुपए पर मिलता है, बेसिक हो जाएगा उसका, डीए दिया रहेगा, उसमें निकालना, उसमें कैलकुलेट नहीं करना होता है बस। हां जैसे आपने लिखा 4000 मल्टीप्लाई 12, हां ये तो परसेंट के हिसाब से मिलेगा, परसेंट हो सकता है, जैसा कह दे आपसे। अब ये मंथली का है, मंथली हो गया, अब बोल दिया डीए जो है आपकी सैलरी का 30% है, तो पहले सैलरी निकाल लो, इसका 30% यानी तो जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम कर देंगे। मंथली बोलेगा मंथली कर देंगे, परसेंट बोलेगा परसेंट कर देंगे, लेकिन बेसिक पे मंथली देगा वो किस तरह से निकालेंगे, ठीक। उसके बाद अलाउंसेस की बात करेंगे, सारे अलाउंसेस दिया जाएगा, तो सारे अलाउंसेस कवर करने के बाद सुविधाओं की बात करेंगे, सुविधा कवर किया जाएगा, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट कवर किया जाएगा, डिस्काउंट या फिर जो पहले एग्जम्पशन के बाद जो टैक्सेबिलिटी आएगी बाहर निकालेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, ये जो इनकम आएगी हमारी उसको बोलते हैं मेरी क्या है, टैक्सेबल सैलरी आएगी, इस पर टैक्स लगेगा। और इसमें भी अभी क्या है, इसमें भी अभी छूट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद डिडक्शन भी आने वाला है, तो बताएंगे एग्जम्पशन और डिडक्शन दोनों होता है। तो एग्जम्पशन मतलब यहां हटा करके शामिल कर लेंगे, उसके बाद भी यहां आने के बाद डिडक्शन कुछ मिलेगा भी हमको, हां आगे जाके बात करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट भी सैलरी के साथ ही मिल जाएगा, जिस साल रिटायर हो गए उस साल मिलेगा, जिस साल रिटायर होंगे। तो हो सकता है कि आपके हर क्वेश्चन में ना हो जाए, कुछ क्वेश्चन में सही रहेगा, लेकिन मान लो जिस साल रिटायर हो रहे हो तो उस साल का सैलरी भी तो मिलेगा, 21 मार्च रिटायर हुए तो अप्रैल टू मार्च सैलरी मिलेगी, और रिटायरमेंट से मार्च में सैलरी मिल जाएगा, तो फॉर दैट ईयर ये साथ साथ ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है अभी, ये दोनों टैक्सेबल हो रहा है आपका, ये टैक्सेबल हो जाएगा। जब ये मिलेगा तब ये टैक्सेबल नहीं आएगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, क्लियर बात हो गई। प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाता है, मिलता है ना, बहुत सारी चीजें, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, कैसे मिलता है, तो कब रिटायरमेंट के समय मिलता है, एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, तभी हम करेंगे, और तभी क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो अलग अलग बात करेंगे हम लोग, तो चीज समझ में आएगी। अब अगर अलाउंसेस की खाली बात करें, जो अलाउंसेस होगा हमारा वो 3 प्रकार का होता है, अलाउंस 3 मिलता है। एक तो होता है फुल्ली एग्जाम अलाउंसेस, कि जो मिला हमको पूरा पूरा क्या है हमारे हाथ में एग्जाम हो जाता है, हमें टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। एक होता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, जितना मिला है पूरे पे टैक्स देना होता है। एक होता है अलाउंसेस में कुछ कुछ क्या होता है, एग्जाम पार्टली एग्जाम होगा, पार्टली टैक्सेबल होगा। अलाउंसेस क्या हो गए, 3 टाइप्स के हो गए, बस में अलाउंसेस हमारे 3 टाइप्स के हो गए। चलो तो चीजें एक एक करके आती जाएंगी, सामने आती जाएंगी और चीजें कवर करते जाएंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर हम बात करें कि प्रोविजन की बात करें अलाउंसेस में कि कैसे कैसे मिलता है, क्या क्या सिस्टम होता है, तो बात समझ में आएगी। चलो पहले बात करते हैं एचआरए की सुविधा है। नहीं सर जल्दी बनाओ तो बताएंगे इसको ना, अगर हर बन गया हो। मीना तुमने बना लिया, मीना तुमको दिख रहा है, बना ली? यस सर दिख रहा है। अब कॉपी बना लीजिए तो हम इसको हटा के आगे बढ़ जाएं। बेसिक बात थी, कोई विशेष बात यहाँ नहीं था, कि स्टार्टिंग था तो हमने बहुत बेसिक एकदम बेसिक कवर कर लिया कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि ये क्वेश्चन पर लगाते अभी को भी समय लगेगा, इतने प्रोविजन से इतना पढ़ना होगा हम लोगों को, तब लोग क्वेश्चन पहुंचेंगे। फॉर्मेट अभी बता दीजिए, दिमाग में रहे आपको हम जो करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आपका प्रोविजन पता हुआ है, सब आपको अमाउंट मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई हार्ड नहीं होगा। अब आपको प्रोविजन नहीं पता है किस एरिया में कितना छूट मिलता है, नहीं पता है आपको, तो बहुत टफ है, पता ही नहीं क्या है। सर कैसा आवाज आ रहा है? रवि भैया पीछे कूद रहे हैं ना, बार बार ये सीट पटक रहे हैं अपना, ये लोग ठीक आवाज आ रही है। रवि इतना क्यों पीट रहे हो बेटा, इतना मत कूदो, क्यों सीट पटक रहे, कूद जाएगा तो। ये टीए के बाद ईए क्या लिखना सर? हां ईए क्या है, टीए के बाद ईए मान लो इंटरटेनमेंट, मान लो वो होता है इंटरटेनमेंट करने के लिए, हां सुविधा मिल जाएगा आपको। ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेज की बात कर रहे हैं और टीए डीएलएस अलाउंसेस, डीएलएस मीना नोट कर लियो, आप मिटा दें।
मीना मिटा दे। सर हम महेश से ले लेंगे क्योंकि आप बहुत छोटा छोटा लिखे हैं ना, तो उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है मुझे। अब लिखे तो हम बड़ा बड़ा ही है, अगर आपके पास छोटा जा रहा होगा अलग बात है। क्या है? सर हम महेश से ले लेंगे सर, वो लिखा है ना, नोट्स बनाया है। ठीक 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 ठीक। सर ये PERQUISIT परक्यूजिट, हिंदी बोलते हैं उसके, हिंदी में लिख दिए हम ताकि आगे जाके में दिक्कत ना आए। इसको बोलते हैं सुविधाएं। यानी कैश के अलावा बहुत सारे इन काइंड में सुविधाएं मिल जाती हैं। क्लब है, जिम है, हर तरह की सुविधा आपको मिल रही है, यूज करिए सुविधा। दोनों मिलता है। परक्यूजिट का मतलब क्या है? परक्यूजिट का मतलब हिंदी में लिखे हैं सुविधाएं। सुविधा दिख नहीं रहा है हिंदी में क्या लिखा है? सुविधाएं। तब क्या बोल रहे हो? हम जानने पूछोगे बार बार, इससे हमको लिखना पड़ेगा हिंदी में भी। परक्यूजिट के नीचे क्या लिखा होगा? RF है। हाँ, रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री फर्निश हाउस बोलते हैं उसको। अनफर्निश मिल सकता है, फर्निश मिल सकता है। फॉर एग्जांपल दो लिखा हमने, और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं वहां पर। कोई एक एग्जांपल लिख दिया हमने कि रेंट फ्री रहने के लिए मकान मिल गया, जब फ्री में रहो। एम्प्लॉयर बोल रहा है जॉब प्लेस पर आप हैं तो आपको एम्प्लॉयर ने आपको एक फ्लैट दिया हुआ है, उसमें आप फ्री में रह रहे हैं, उसी का फ्लैट है करौर में, तो आपको फ्री में मिला रहने के लिए। तो भी क्या हो गया? आपका एक फायदा हो गया। अगर आप किराया पहले कहीं रहते हैं तो पैसा देना पड़ता है ना, एम्प्लॉयर फ्री में दिया आपको तो आपका फायदा हो गया। फायदा हो गया तो आपका टैक्स आपके हैंड में क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर लीव की बात करें, लीव इन्वेस्टमेंट, लीव कैश इन्वेस्टमेंट, लीव कैश या लीव, यहाँ पर लीव कैश दे सकते हैं हम लोग, लीव कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और ग्रेजुएटी लिखे हैं और पेंशन लिखे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हमारा सुविधाएं दे सकता है। जैसे कि अगर घर रहने की बात करें हम लोग, तो रहने में क्या होगा? दो बातें हो सकती है रहने में हम लोगों की। या तो पैसा देते हमको, ये 2000 रुपये लग से ले लो, जाओ जहाँ से वहाँ रह लो, जाओ अपने मन से रूम खोजो और किराया पर जो तुम रहो, किराया 2000 रुपये हम देंगे, बाकी तुम चाहे 2000 से कम में रहो, चाहे 2000 से ज्यादा में रहो, या तुम कहीं मत रहो, तुम जाओ कहीं सड़क पर सो जाओ, वहीं रहो, 2000 रुपये बचा लो, हमसे मतलब नहीं है। चाहे तुम 10,000 रूम लेकर रहो, हमसे मतलब ही, हम क्या देंगे आपको? रहने के नाम पर आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये मेरी क्षमता है देने की है। तो ये हो जाता है हमारा HRA, ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस। जो रहने का किराया दे रहे हो उसका अलाउंसेस मिल गया आपको। तो अब वो लिमिट तय हो गया है, 2000 मिला हमको। अब वो चाहे हम 2000 रूम लेकर रहे, चाहे 1500 को रहे, चाहे 10,000 रहे, चाहे सड़क पर सोए, हमें क्या मिलेगा? 2000 ही मिलेगा, हमारी मर्जी है। इसको बोलते हैं अलाउंसेस। या फिर ये न दे करके एम्प्लॉयर ने क्या दे दिया? एक रूम दे दिया हमको, एक फ्लैट दे दिया हमको, यही रहो तुम, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में रहो। दोनों में अंतर हो गया। पहले वाले में कैश दिया था, जाओ किराया दे लो, पैसा हमसे ले लो, तो क्या हो गया? अलाउंसेस हो गया। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या था? रूम ही दे दिया, फ्लैट दे दिया, रहो, ये परक्यूजिट हो गया। क्योंकि सुविधा हो गई। नहीं है मेरे हाथ में कैश तो आया नहीं है, कैश आता तो अलाउंसेस होता, सुविधा मिल गई हमको, तो दोनों भी टैक्सेबल हमारे हाथ में है। पसंद आ रही है? ये सुविधा मिल गई है हमको, तो आप फ्री में रह रहे हैं। गवर्नमेंट कहेगा अगर आप कहीं किराया लेकर रहते हैं तो आपको किराया देना पड़ता, वही किराया क्या हो गया? आपका बच गया, आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ नहीं ले रहा है, फ्री में दिया हुआ है ना। तो ये सिस्टम ये है कि आपका पैसा बच गया, नहीं देना पड़ा, गवर्नमेंट कहती है आपका फायदा हुआ, इसका मतलब तो इस फायदे का टैक्स दीजिए हमको, वो टैक्सेबल कर देगा आपके हैंड में। फ्री में रह रहे हो तुम रूम में, गवर्नमेंट देख ले, गवर्नमेंट समझ में आता है कि फायदा हो गया आपका। क्योंकि आप अगर कहीं और रहते ऐसे रूम का 5000 रुपये किराया देते, मिनिमम 5000 देते आप, ठीक है, तो साल में कितना देते आप? 60,000 रुपये किराया देते आप। लेकिन आप इतने एम्प्लॉयर क्या रह रहे हैं, रूम दिया प्रोवाइड किया है वो आपको, तो आपका फ्री में हो गया। अब तो आप अगर किराया दे नहीं रहे हैं, आप लोग फ्री में रह रहे हैं, इसका मतलब 60,000 रुपये आपका बच गया, साल का बचा ना, तो पैसा आपका बच गया। इट मीन यू कह सकते हो कि पैसे का न जाना भी क्या है? आने के बराबर है। क्या बोले हम महेश? पैसे का न जाना भी क्या है? आने के बराबर है। आपका 60,000 रुपये नहीं गया, बच गया, इसका मतलब 60,000 आया, ये माना जाएगा। पैसे का न जाना भी आने के बराबर माना जा रहा है। मंडे पे बंद रहेगा, मंगलवार को खुलेगा, सोमवार को बंद रहेगा, कल भी बंद है सैटरडे। ध्यान में सब है, यही चाहते थे। एक आप लोग का सैटरडे संडे बंद रहेगा, मंडे को खुल जाएगा। मंडे को बंद रहेगा सर, मंडे बंद है। कब खुलेगा ट्यूसडे को? मीना जी से ऑनलाइन है, मीना जी ऑनलाइन क्लास कर रही है। हां ठीक है, चलिए तो
क्या बोल रहे थे? पैसा के बारे में बोल रहा हाँ, पैसे का देना जाना भी क्या है, आने के बराबर है। 60,000 रुपया आपका गया नहीं, इसका मतलब क्या है, आया है आपका। 60,000 आपका आया है, व्हाट इट मींस आपका आया है, फायदा हो गया। अब इस 60,000 क्या लीजिए आप, टैक्स दीजिए, वो टैक्सेबल हो गया आपका। अगर हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, एचआरए की बात कर रहे हैं, आओ पहले इसको, ये हो गया ना इसको बनाते हैं। चलो तो थोड़ा अंदर चलें, थोड़ा सा नई बात करें। देखो, अगर हम लोग एचआरए की बात करें, अगर हाउस रेंट अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो मिलेगा हम लोगों को, तो देखेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है। उसको मिल रहा है। गवर्नमेंट की बात हम बाद में थोड़ा करेंगे, ठीक है ना, इनका गवर्नमेंट की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि इनका कुछ अलग से चलता है और अपना से शेड्यूल चार्ज जारी करती है, वो दिया होता है, वो बात हम करेंगे। मेन हमारे लिए प्राइवेट वाला है, इसकी बात करें अगर, तो यहाँ दो बात करना पड़ेगा हम लोगों को। If he resides in Delhi, कोलकाता, हाँ मेट्रो सिटी कौन कौन है, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, लखनऊ नहीं है, लखनऊ कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, मुंबई बोलो, मुंबई और ना वो चेन्नई, बस ये चार हो गए। अगर वो इस चार में रहता है तो अलग बात हो जाएगी उसके लिए। अगर if he decide rest of the country, rest of the ठीक है, if we decide as a government decide in non-metro, आसान रहेगा, नॉन मेट्रो सिटी। ये क्या हो गया, ये मेट्रो सिटी में आ गया और वो क्या हो गया, नॉन मेट्रो सिटी में आ गया। तो ये जहां रहेगा वहां पर क्या है, जो मिल जाएगा फिर उसको ऐसे डिसाइड किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है, इस सिचुएशन में कहा जाएगा आपसे लिस्ट ऑफ द, ये सब हम अपने मन से बता, सब लॉ, ये सब टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, वो आपको सिर्फ मिलेगा या किसी बुक से देखेंगे तो दिख जाएगा आपको, लेकिन उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा डायरेक्ट सिस्टम समझा रहे हैं आपको, समझ में आ जाएगा। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी लिस्ट एग्जम्प्टेड। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, लोअर। लिस्ट मतलब ये होता है लोअर, सबसे कम। यानी कि अगर हमें हमारे एम्प्लॉयर ने हमें क्या दिया, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें क्या दिया है, कुछ रेंट फ्री रहने के लिए किराए पे रहते, किराए के नाम पर कुछ पैसा अलग से दिया है, सैलरी के अलावा अलग से कुछ पैसा दिया है, ये लोग 5,000 रुपए जब हम किराए पर कहीं जाएंगे, अब हम किराए पर रहेंगे और जितना खर्चा होगा हम सहेंगे, उसका 5,000 देके अपना मुक्ति पा लिया। अब हम चाहे 5 से कम मिले, 5 से अधिक मिले, वो हम समझेंगे, उसकी प्राइस समझेगा। तो अब गवर्नमेंट कहेगा आपको 5,000 मिला है सैलरी के अलावा, इसका मैं टैक्स दीजिए, तो एम्प्लॉई बोलेगा सर वो जो मिला है हमको वो पूरा का जब बचा कहाँ, तो हम किराया जमा कर देते हैं, मेरा खर्चा हो जाता है, मेरा फायदा कहाँ हुआ, उसमें हमको कुछ छूट दीजिए आप, कहीं फायदा तो हुआ, एम्प्लॉयर दे देता तो आप देते हैं, आपको बचा फायदा हुआ, तो ठीक है अच्छा कुछ छूट तो दीजिए हमको, कुछ एग्जाम्पशन तो कीजिए हमारे ऊपर, कुछ दया तो करिए आप। तो उन्होंने नियम बना दिया, तो ठीक है अच्छा भाई हम तुम्हारे देते हैं कि लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, एक लिस्ट हम बनाएंगे, दूसरी बात लिखेंगे, इसमें से जो सबसे कम होगा वो हम आपको छोड़ देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, डिफरेंस कौन टैक्सेबल कर देंगे, टैक्स ले लेंगे आपसे। यानी गवर्नमेंट जब छूट देती है सबसे कम, जो विचेबल लोअर, जब छूट देना होगा विचेबल लोअर, जब टैक्स लेना होगा तो मैच क्या होना चाहिए, विचेबल वेरी हायर। ये छूट देंगे तो क्या करेंगे, एकदम लोअर कर देंगे, लेना होगा तो हायर कर देंगे। चलो बात की बात है, देखते हैं इसमें पहला लिस्ट क्या होता है,
मैक्सिमम 50% ऑफ द सैलरी। दूसरा आप बताएं कितना नसीब कुछ याद आ रहा है आपको? सर वहाँ पे जो अगर मेट्रो सिटीज के होता है हाँ। वहाँ जो हम लोग पहुँचे सर 40% है शायद। और उधर सर उससे कम था। नहीं, यहाँ 50 वहाँ 40 हो गया है। अब हो गया हाँ। सर जब हम और लोग दूसरा बताइए, दो तीन लिस्ट बनती थी ना, एक तो ये हो गया। दूसरा लिखेंगे एक्चुअल HRA रिसीव, एंड तीसरा हो गया एक्चुअल HRA रिसीव, और तीसरा हो गया एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, इसको चाहे ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले तौर पर, सब अपने हिसाब से कन्वर्ट किए हुए हैं। लॉ की लैंग्वेज कोई और डिफिकल्ट है, हम इजी लैंग्वेज बात कर रहे हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इस तरीके से काम करना है। यानी कि अब इन तीनों अमाउंट लिखेंगे, इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा, इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो टैक्सेबल क्या होगा सर? यस, तो टैक्सेबल हम यहाँ बताएंगे आपके लिए अलग से। सर ये ऊपर और मैक्सिमम 50% ऑफ द सैलरी। हाँ, सैलरी का 50%। हाँ, सैलरी का निकालो 50%, निकाल के लिख दो। ठीक है, एक्चुअल कितना मिला है, मान लिया 50,000 महीना है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि था ना सैलरी हम लोग लिखे थे, माना 20,000 महीना लिखा था हमने, साल से कितना हुआ 240 ना, 240 का 50% कितना आया 1,20,000, यहाँ लिख दो 1,20,000 रुपए। फिर उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा 5,000 मिला है हमको, 60,000 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे आपको भी, हम 60 यहाँ लिख दो, और उसके बाद फिर तीसरा यहाँ लगाओ कि एक्सेस रेंट पेड, आपने कितना रेंट पे किया है जो कि आपकी सैलरी के 10% से क्या हो एक्सेस कर रहा हो, वो अमाउंट लिखना होगा। इसका मतलब इसी लाइन को ये लॉ लैंग्वेज है जो लिखा है, एक्ट लिखा है, ऐसे लिखा है कि एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% सैलरी। समझ नहीं पाते बच्चे तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया हमने, क्या रेंट पेड जो आपने एक्चुअल रेंट पेड किया है उसमें से सैलरी का टेबल घटा दो तो ऐसे मिल जाएगा ना, कोई अमाउंट नहीं। तो अब इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको टैक्सेबिलिटी निकालनी है आपको इसमें, अगर इनकम टैक्स में यहाँ क्या हो गया, नहीं मतलब माफ हो गया, एग्जाम मतलब माफ हो जाना, एग्जाम हो जाना मतलब उतना माफ हो जाएगा, बाकी जो वो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल का फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर चाहें लिख सकते हैं a इक्वल टू a माइनस e। ये बात शॉर्टकट के रूप में हमेशा आप कहीं नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। t मतलब है टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड। जितना आपको एक्चुअल मिला, मान लिया हमें 50,000 मिला, 50,000 एक्चुअल मिल गया, जिसमें से 20,000 माफ हो गया, एग्जम्प्ट हो गया, तो कितना बचा 30,000, वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो जब भी हम लोग एनालिसिस की बात करेंगे तो एनालिसिस में हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, एग्जम्पशन निकालेंगे, एग्जम्पशन लिमिट निकालने के बाद वापस से टैक्सेबिलिटी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये रहेगा हमेशा, ये किसी को पूरा मिलेगा नहीं, आपको वापस करना पड़ता है। हम आपकी सुविधा के लिए बना दिया, कह दिया a माइनस e, यानी कि एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड। एक्चुअल आपको एक्चुअल मिला है और आपने यहाँ से जो एग्जम्पशन निकाला, इन तीनों में सबसे कम होगा। हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी हो जाए कि जो एक्चुअल है वही सबसे कम हो जाए, जो आप लिखे ना एक्चुअल रिसीव्ड, जो आपने एक्चुअल लिखा है यही क्या हो सकता है, सबसे कम हो जाए। तो एक्चुअल भी रहेगा, सबसे कम भी रहेगा, दोनों यहाँ लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तब कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअल इस लिस्ट में शामिल है, तीनों में जो भी छोटा हो जाए, हो सकता है ये छोटा हो जाए, यही एक्चुअल है और ये छोटा भी हो जाए, तो पूरा का क्या हो गया, माफ हो गया, कोई टैक्स नहीं लगेगा हमारा। इतनी बात समझ आई? चलो वही चीज अगर यहाँ बात करें, अगर वो नॉन मेट्रो में रहता है तो क्या करेंगे। सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने? लास्ट में सर लास्ट पॉइंट क्या एक्सेस के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, और फॉर्मूला लिखा हमने रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, वो क्या करता है,
देखो वो वहां से लिख ली क्या ये महेश से लेंगे और लिख भी ली। वो लिख भी हाँ और महेश जी का लिखे ही नहीं अभी, तो महेश जी आप कैसे देंगे? वो दूर से लिख ली और आप पास नहीं लिख पाए अभी तक। सर आप कहते अब आप भरोसा कर रही है कि महेश ले लेंगे, महेश जी लिखे ही नहीं है, देंगे कहाँ से? सर आप भी कहते पहले समझ लो। हाँ तो हाथ भी चलाते रहो साथ साथ, समझते रहो सुनते रहो, हाथ भी चलता रहा धीरे धीरे, क्योंकि हम तो लिखते लिखते समझा रहे हैं ना, ऐसा नहीं पहले समझा रहे थे साथ चलाओ 6,000 पे ज्यादा तुम्हारे पैसा रहेगा। क्या विल बी एग्जम्प्टेड वही हम यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ हमने लिखा था वही काम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे और इस केस को जाकर भी लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, खाली एक चीज यहाँ बदल जाएगा, ये जो 40 तो यहाँ ना ये वाला ये चीज यहाँ आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस बोलेंगे हो जाएगा 40% ऑफ द सैलरी, जो 50 जो 40 हो जाएगा, बस 40 हो जाएगा। बाकी दोनों क्या रहेगा, बाकी सेकंड और थर्ड सेम रहेगा, जो यहाँ है वो यहाँ भी रहेगा, मतलब यहाँ भी बोलेंगे एक्चुअल HRL रिसीव, और यहाँ भी रहेगा एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी हो जाएगा ये रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% वो पूरा साल है। हाँ पूरे साल होगा, टैक्सेबिलिटी जब भी होती है हमेशा सालाना होती है ना, असल में ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ नहीं होता, असल में मंथ नहीं होता, हाँ एवरेज ईयर, जब भी बोलेंगे हम ईयर की बात करेंगे, ठीक है। जब भी मेरा होगा कैलकुलेशन हमेशा मेरा कैलकुलेशन वर्किंग हमारी ईयरली ही होगी, तो उम्मीद है आपने बना लिया होगा। यस सर। ये एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, इसके बाद में क्वेश्चन बोलेंगे आपसे। सर लेफ्ट का स्पेलिंग लेफ्ट में कोई लोअर, हाँ उसको समझने के लिए लिस्ट लॉ में लिखा होता है, अब हिंदी समझो उसका तो लोअर बोलते हैं उसको। हाँ सर 40% का क्या मतलब है? 40% ऑफ द सैलरी, सैलरी का 40%। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट होता है क्या? नहीं अभी हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे, इसके कवर कर लेंगे बाद। ये रिसाइड लिखे हैं, रिसाइड क्या डिसाइड? डिसाइड रहना, रेजिडेंस डिसाइड रहता है।
अभी क्वेश्चन बोले आपसे हो गया यार, अभी भी बचा है अभी। एक मिनट। सब फार्मूले के बेसिस पे, हाँ सब फार्मूले के बेसिस पे टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस हाँ ये है सर। अब बोले एक क्वेश्चन नोट करेंगे आप। बोलिए सर। चलिए महेश जी आप मीना से लीजिएगा, ठीक, क्योंकि वो घर से नोट कर ली है, वो आपको दे देगी। आगे क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग, कितनी अच्छी बात है। अरे कोई बात नहीं, हम देखो ये एक्ट लॉ है तो इसमें राइटिंग क्या मतलब, मैटर से मतलब है, मैटर प्रोविजन आपको गलत ही होना चाहिए। जो बोला है सर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, कुछ टफ नहीं होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, सब आराम से इजी लग जाएंगे। क्यों? अगर आपको लॉ आपके लिस्ट पर रहेगा तो पता ही नहीं रहेगा लॉ, तो ठीक से आप समझे नहीं है, पढ़े नहीं है, तो आपको घुमा देगा, वो ऐसी ऐसी घुमा बात करेगा, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप गहराई से पढ़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसका मतलब उसमें। चलिए हम एक क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन नोट करिए पहले, ऐसी ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस में बोल रहे हैं। देखिए Mr. Mahesh got a job and his following details were as follow, and his details were following, या as follow कुछ भी सकते हो, and his details were following as following। ये लिखो बेसिक पे, मीना लिख रही हो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। मीना मेरी आवाज जा रही है? यस सर आ रही है। लिख रही हो? यस सर। बेसिक पे 80,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ। क्यों महेश जी कम तो नहीं है? और बढ़ा दें? बहुत है। ठीक, सेटिस्फाइड हो ना? क्या है? बहुत है, बच भी जाएगा। खुश हो ना? चलो ठीक है, इनका जवाब लग गया, मिठाई मिलेगी दिवाली की। 80,000 पर मंथ सैलरी है इनकी, बेसिक। फिर लिखो नीचे डीए, डियरनेस अलाउंसेस 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। अब ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, ब्रैकेट में लिखो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। हाँ फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, फ्रॉम पार्ट ऑफ सैलरी। हाँ कितनी बार बोले फ्रॉम पार्ट ऑफ, तो क्यों बोल रहे हो? फ्रॉम पार्ट ऑफ सैलरी जब समझ जाया करो तो उसको रिपीट ना किया करो, जिससे कोई डिस्टर्ब होता है। ना समझ में आया पूछो, समझ में आया तो बार बार उसको रिपीट करो। क्या हो गया? फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। अगला लिखिए, मिस्टर महेश रिसीव, उसी में अगला नीचे जाइए, मिस्टर महेश रिसीव 12,000 पर मंथ रेंट फ्री अलाउंसेस। फ्री ऐसे कर लो फॉर रेंट, ठीक है, रेंट फ्री अलाउंसेस लिखते हो, फॉर रेंट लिख सकते हो। 12,000 फॉर रेंट फ्री अलाउंसेस। फिर नीचे लिखो एक्चुअल रेंट पेड बाय मिस्टर महेश। हाँ आगे लिखते जाओ, नीचे एक पॉइंट बना के, एक्चुअल रेंट पेड बाय मिस्टर महेश, एक्चुअल रेंट पेड बाय मिस्टर महेश, रेंट पेड बाय मिस्टर महेश 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ क्या हुआ? एक्चुअल एंड पे कर दिया, ठीक है ना। फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA।
फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप फट से लगाइए और बताइए। अच्छा, अभी क्वेश्चन में आपके बिल्कुल बता नहीं रहा है कि कौन सा एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो क्या माने इसको? हम लोग प्राइवेट मानेंगे। जब कुछ न कहे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना सबके लिए पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं है सर, बहुत टफ है। नहीं है। तो एज्यूम करेंगे तो थोड़ा कि हाँ हम मान लिए मिल जाएगा।